चलिए बच्चों, अब कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग है, यूपीएससी नेमिंग है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कुछ पहले रूल्स देखते हैं और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट रूल इज सिंपल, कैटाइन का नाम पहले लिखना है और एनाइन का नाम बाद में लिखना है। बिल्कुल। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का पहला नियम है, चाहे कोई भी ले लें। जैसे NaCl है तो नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं, एनाइन का नाम बाद में लिखते हैं। सिमिलरली यहां पर भी वही करना है। कभी एक कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एक एंटिटी है, अब उसके आगे अगर कैटाइन है तो पहले कैटाइन का नाम लिखें, फिर उस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम लिखें। बिल्कुल। और कई बार उस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाद में एनाइन होता है और वो कैटाइन के रूप में होता है, तो फिर अगेन पहले कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का नाम लिखें और उसके बाद में एनाइन का नाम लिखें। बिल्कुल। ठीक है, जो नॉर्मल एनाइन है। सो द नेमिंग ऑफ द कैटाइनिक पार्ट हैज टू बी डन फर्स्ट, फॉलोड बाय द एनाइनिक पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसकी नेमिंग कैसे करनी है, उसके क्या नियम है वो देखने हैं, और उसकी नेमिंग इस तरह से होगी। पहले देख लें नंबर ऑफ लिगेंड्स, डाई ट्राई जितने भी हैं वो पहले आएगा, दैट इज द मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स। उसके बाद लिगेंड का नाम, अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो फिर राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें तो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल। यहाँ पे अपने को जो है ना न्यूमरल प्रीफिक्स को प्रेफरेंस नहीं देनी है। बिल्कुल। जैसे डाई ट्राई टेट्रा को डू नॉट काउंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल। तो डाई क्लोरो आ रहा है तो क्लोरो से देखना है, सी से। बिल्कुल। ठीक है, अपने को ये देखना है। फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और फिर मेटल के आगे सिंपल ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेमिंग ऑफ मेटल में एक छोटा सा पेज है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है ये देखना है। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है और कैटाइनिक है तो मेटल का नाम जो है वही लिखना है। बिल्कुल। कॉपर को कॉपर, सिल्वर को सिल्वर, गोल्ड को गोल्ड। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज माइनस वाला है, या कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो है वो अगर एनाइन की जगह पे प्लेस्ड है कंपाउंड में, तो अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो फिर मेटल के नाम के आगे अपने को 8 जोड़ना होता है। ठीक है, तो जैसे कोबाल्टेट, निकलेट, प्लेटिनेट ऐसे लिखना पड़ेगा। और कुछ मेटल्स के लिए 6 मेटल्स हैं टू बी प्रिसाइज, उनके लिए तो उनके लैटिन नाम यूज किए जाएंगे फॉर देयर एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल। जैसे आयरन के लिए फेरेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, सिल्वर के लिए आर्जेंटेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट, टिन के लिए स्टेनेट और लेड के लिए प्लम्बेट। टोटल मिला के 6 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये 6 याद करने पड़ेंगे अपने को। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के केस में ही इस्तेमाल करना है, इस बात का बहुत ख्याल रहे, ऐसे ही हर जगह ना लगाएं। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है या न्यूट्रल है तो फिर इनके नाम आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन और लेड ही होंगे। जैसे ये एग्जांपल। ठीक है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ध्यान बस रखने की बात यही है सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हुए। तो सबसे पहले जब लिगेंड का नाम लिख रहे होंगे तो लिगेंड के नाम के आगे मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स आएगा, फिर लिगेंड के नाम आएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिगेंड्स में फॉलो करें इफ मोर देन 1 लिगेंड इज प्रेजेंट। बिल्कुल। फिर उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्स, whether it is anionic complex or cationic complex. And finally, metal का oxidation state in Roman numeral in simple bracket. ठीक है, ये है टोटल मिला के बात करें। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लो लिगेंड्स के नाम में डाइट्रा है, जैसे इथाइलिन डायमीन है ना, इथाइलिन जैसे EDTA है, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेटो है, अगर मान लो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो अगर लिगेंड के नाम में ही डाइट्रा हैं तो उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप मल्टीप्लाइंग जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो बिस और ट्रिस यूज करेंगे। अगर 2 हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो इसका आप ख्याल रखना। कुल मिला के ये है रूल्स। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट सर आपको बताएंगे। एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। जो सर ने भी रूल्स डिस्कस किए हैं उनको हम एक एक करके एग्जांपल्स में लगा के देखते हैं और उनकी नेमिंग करते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स की नेमिंग आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है K4FeCN6। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट नेमिंग हमें करनी है कैटाइनिक पार्ट की। तो आप ऐसे हमेशा ध्यान रखिए, जो पहले लिखा रहता है वो हमेशा कैटाइनिक पार्ट होता है। राइट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फर्स्ट में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, यहां पर ये कैटाइनिक पार्ट है। ठीक है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी जो भी लिखा रहता है, आगे हो या पीछे हो,
उसका नंबर आपको मेंशन नहीं करना है, उसका नंबर मेंशन नहीं करना है। जैसे पोटेशियम यहाँ पे K4 है तो आपको यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, इसको सिर्फ पोटेशियम लिखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या तो आगे या पीछे कुछ भी लिखा हो उसका नंबर मेंशन नहीं करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका सिर्फ आपको नाम लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पोटेशियम, इसका तो नेम हुआ पोटेशियम बिकॉज ये केटानिक पार्ट है पोटेशियम, ठीक है। अब आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली बात। अब इसमें सर ने बताया कि आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या केटानिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप ऐसे समझे बच्चों, स्टार्टिंग में केटानिक पार्ट आ गया तो पक्का ये एनायनिक पार्ट है, ठीक है। अब पोटेशियम पे चार्ज +1 है, एक पे +1 तो 4 पे कितना होगा +4, तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -4 आना चाहिए बैलेंस करने के लिए, ताकि न्यूट्रल हो जाए पूरा। आप देखें आ रहा है क्या? अगर आप बच्चों देखें यहाँ CN पे -1 स्टेट है, साइनाइड लिगेंड है ये, और एक पे -1 तो 6 पे कितना -6 एंड +4, वही एक्स मेथड से अपन इसकी स्टेट निकाल सकते हैं, दिस विल बी +2 है ना। अब +2 आप बैलेंस कर लीजिए, +2 और पूरा 6 पे -6, +2 और -6 इज ओवरऑल -4, मतलब हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज निकाल लिया -4। अब ये हमें पता चल गया ये एनायनिक पार्ट है, ठीक है। अब एनायनिक पार्ट है तो हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि एनायनिक पार्ट में जब भी मेटल आता है कॉम्प्लेक्स के अंदर तो उसके नाम के आगे हमें 8 लगाना है, ठीक है। तो पोटेशियम, अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल में आपको डिटेल में समझा देता हूं, फिर आगे अपन बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो पोटेशियम, अब फर्स्ट थिंग हमें क्या मेंशन करनी है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहां कितने हैं 6, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हेक्सा, ठीक है। नाउ द नेम ऑफ लिगेंड, साइनाइड लिगेंड है यहाँ पे, तो दिस इज एनायनिक लिगेंड, और एनायनिक लिगेंड के सफिक्स में आप लगाते थे O, याद है आपको, तो दिस इज पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, ठीक है। ये हो गया, बच्चा आप मेटल, मेटल को रिनेम करना है तो मेटल विल बी यहाँ पे आयरन बोलेंगे या फेरेट बोलेंगे, तो एनायनिक पार्ट में है तो दिस विल बी फेरेट, क्या बोलेंगे इसको, फेरेट, ये लैटिन नेम फेरेट यहाँ पे। अब आएगा इसका ब्रैकेट के अंदर, सिंपल ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स दैट इज 2, यहाँ पे +2 है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड से, तो दिस विल बी द नेम, ये पूरा इसका नेम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, ये इसका नाम होगा, ठीक है। ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है पूरा नेमिंग का। हाँ, आपको ध्यान रखना है अगर स्टेट कभी मेटल की 0 निकलती है बच्चों तो उसको 0 ही लिखना है यहाँ पे, है ना। 0 का कोई रोमन न्यूमरल तो होता नहीं है तो 0 ही लिखना है उसको आपको। 0 तो भाई इंडिया ने डिस्कवर किया था, आर्यभट्ट ने, तो उसका रोमन न्यूमरल तो कैसे पॉसिबल है, 0 ही मेंशन करना है। इसकी बात करते हैं यहाँ पे, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नाम है वो भी आना चाहिए बच्चों को, हाँ कॉमन नाम भी आना चाहिए, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आप अगर बिल्कुल लिख दें, बिल्कुल पोटेशियम, क्योंकि ये क्या कॉमन नेम पूछते हैं, कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल सर। तो ये फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बिल्कुल ये ऐसे करके है। हाँ, अब ये IUPAC नाम नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो पूछेंगे इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पोटेशियम फेरो, फेरो से आप ध्यान है +2 है इसलिए फेरो, अगर ये +3 होता ना बच्चों अंदर तो ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है, ठीक है। अब इतना और ध्यान रखना है। अब जैसे इसकी नेमिंग करते हैं, अब आप देखें यहाँ पर ये एनायनिक पार्ट है क्योंकि ये बाद में लिखा हुआ है, फर्स्ट रिटर्न जो भी होता है वो केटानिक पार्ट होता है, तो हमें ये पक्का है हमारा ये वाला केटानिक पार्ट है, इसकी नेमिंग हमें पहले करनी है। और केटानिक पार्ट में अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मेटल आ रहा है उसके अंदर, तो इसका नाम जो है वो जैसा होगा वैसा ही लिखना है, इसमें 8 नहीं लगाना है। तो ये कॉपर है तो कॉपर ही लिखने में आएगा, ठीक है। तो अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें केटानिक पार्ट की नेमिंग करनी है, केटानिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा नंबर ऑफ लिगेंड, तो यहां पर है हेक्सा, हेक्सा लिगेंड इज न्यूट्रल है, हेक्साअमाइन, हेक्साअमीन ये रहा। अब बात करते हैं कॉपर, कॉपर के स्टेट भी निकाल लें बच्चों, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, सल्फेट पे -2 है तो इस पे एक्स मेथड से हम +2 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, तो हेक्साअमाइन कॉपर, कॉपर सेकंड, लास्ट में जो भी है उसको आपको एज इट इज लिखना सल्फेट, ठीक है। ये सल्फेट ही रहेगा, इसको सल्फेटो नहीं कर देना। सल्फेटो तो तब होता जब ये लिगेंड ग्रुप में बॉक्स के अंदर होता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता, ठीक है। बाहर है आयनीकरण स्फीयर में, तो आयनीकरण स्फीयर में जैसा होगा वैसे ही उसको आपको मेंशन करना है। अगर ये सल्फेट यहाँ पे 2 होता है, सपोज होल ट्वाइस होता, तो भी आपको सिर्फ सल्फेट ही लिखना था, मैंने कहा ना नंबर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो अब यहाँ पे, अब केटायनिक पार्ट ये रहा, ये पूरा ओवरऑल एनायनिक पार्ट रहेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पे पोटेशियम पे +1 है, 2 पे कितना होगा +2, तो इस पूरे में -2 आने वाला है, ठीक है। एक्स मेथड से आप इसकी स्टेट निकालेंगे, दिस विल बी +4 क्योंकि Cl पे -1 है, 6 पे -6 और +2,
-6 और +2 दिस विल बी -4। बैलेंस करने के लिए पोटेशियम पे +4 आने वाला है, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं इसकी। पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, तो डाई पोटेशियम लिखूं या पोटेशियम लिखूं? सिर्फ पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम। तो ये हो गया पोटेशियम, ठीक है। नंबरिंग हेक्सा, लिगेंड क्लोरो या क्लोराइडो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रीफिक्स सही है, सफिक्स सही है। अब बात करते हैं प्लैटिनम। अब ये प्लैटिनम लिखना है या प्लैटिनेट लिखना है? तो अब एनानिक पार्ट में बच्चे, एनानिक पार्ट में तो प्लैटिनेट, क्या आएगा? प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। उसके बाद में लास्ट में इसकी स्टेट फोर्थ, प्लैटिनेट फोर्थ, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये नेमिंग में आपको ये बीच में स्पेस नहीं देना है, नेमिंग में स्पेस नहीं आएगा, ये वन गो में जाएगा, ठीक है। ये तो हम समझाने के पर्पज से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा कंजेस्टेड ना हो जाए, इसलिए स्पेस दे रहे हैं। आपको नेमिंग में स्पेस नहीं मिलेगा, पूरा एक साथ लिखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ नेमिंग वाला पार्ट था, और भी आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। COEN होल थ्राइस Cl3। अब इसके एग्जाम्पल्स देखें बच्चों आप यहाँ पर देखें। कॉप ये है कैटायनिक पार्ट जो पहले लिखा हुआ, ये एनायनिक पार्ट यहाँ पे -1 है एक Cl पे, तो 3 पे -3 होगा। बैलेंस करने के लिए इस पूरे पे +3 आने वाला है, ठीक है। EN न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे 0 होगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो इस पूरे एंटिटी पे अगर +3 है और इस पे 0 है, तो ये +3 चार्ज एक्चुअली किसका है? कोबाल्ट मेटल का ही है, ठीक है। पूरे का तो चार्ज ऊपर लिखते हैं, तो इस पे 0 है, इस पे +3 होगा, तभी यहाँ +3 आएगा, ठीक है। स्टेट निकल गई, एक्स मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, ये EN है बच्चों, EN इथाइलिन डायमाइन इसका नाम है, नाम में इसके डाई है। तो जब भी सर ने कहा अभी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आएगा तो आप यूज करेंगे दूसरे प्रीफिक्सेस, बेस, ट्रेस वगैरह, ठीक है। तो EN जो है कितने यहाँ पर 3 है, तो इसकी नेमिंग करते हुए आपको ट्रेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं इसके। अपन देखिए आप यहाँ पे ट्रेस, ये ट्रेस इथाइलिन, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। कोबाल्ट, क्योंकि ये अब कैटायनिक पार्ट में है, कोबाल्ट वैसा का वैसा आएगा। कोबाल्ट की स्टेट इन न्यूमरल्स दैट इज 3rd, और लास्ट में आएगा क्लोराइड, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ये इसकी नेमिंग होगी, ना कि ट्राइक्लोराइड, 5th क्लोराइड, ठीक है। नेमिंग नंबर मेंशन नहीं करना है आयनियस पेयर का। इसके अगर बात करें बच्चों हम यहाँ पर सिमिलर मैनर, अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। Cl पे -1 है, +3 इसकी स्टेट निकलने वाली है। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। दिस इज एक्वा, दिस इज अमीन, दिस इज कार्बोनिल, ठीक है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड आ गए, ठीक है। तो अब अमीन और ए तो कॉमन है, एक्वा और अमीन में तो कॉमन है। देन गो फॉर नेक्स्ट लेटर। यहाँ पर अमीन है, AM आ रहा है, और यहाँ AQ आ रहा है, M पहले आएगा, ठीक है। कार्बोनिल तो C बाद में आएगा। तो पहले हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो दिस विल बी नाउ डायमाइन, डायमाइन, डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल, कोबाल्ट 3rd, एंड लास्ट में अगेन क्लोराइड। ये इसकी नेमिंग होगी, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप यहाँ पर। इसकी नेमिंग आप देखें बच्चों, ये डिफरेंट एग्जांपल दे रखा है आपको यहाँ पे। इसमें आपको 2 एंटिटीज दी हैं, दोनों बॉक्स में है, ठीक है। कभी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स भी दिए जा सकते हैं जिसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, बॉक्स के अंदर हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझे बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज आप इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की थोड़ी सी जानकारी लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बताता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में और ऑक्सीजन स्टेट से कोऑर्डिनेशन नंबर पहचानने में। आप इसको थोड़ा ऐसा देखिए, जैसे ऑक्सीजन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें बच्चों, तो जनरल वे में बता रहा हूं मैं आपको ये चीज कि +1 जब ऑक्सीजन स्टेट होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 या 4 में से आपको देखने को मिलता है। अगर +2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है तो 4 या 6 हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर +3 है या +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है, दैट इज 6। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई मतलब इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चल रहा है और स्टेट क्या निकल के आ रही है। हाँ, जनरल है, लेकिन इन जनरल, ये जनरल की बात करते हैं, लेकिन ठीक है, इन जनरल से काम चल जाता है। जनरली हम कह सकते हैं इन जनरल इससे काम चल जाता है, ठीक है। अब इसमें 1-2 बातें और आपको ध्यान रखनी है बच्चों। जैसे हम पीडी की बात करते हैं, पीडी और पीटी की बात करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स में अगर ये +2 स्टेट में है बच्चों तो फिक्स है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, ऑलवेज वाली कंडीशन है ये। पीडी +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही दर्शाते हैं, फिक्स है। अगर ये दोनों पीडी जो हैं वो अगर +4 स्टेट में हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, ये फिक्स है। और ये यही वाली स्टेट भी शो करते हैं, मतलब ये +2 में मिलेंगे या +4 में मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको स्टेट आइडेंटिफाई करने की, अगर आप स्टेट को आइडेंटिफाई कर लें तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर को इनको दीजिएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए। तो इसी का एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पहले हम यहाँ पर जैसे हमने लिया लेट्स सपोज पीडी NH3
होल 4 ले लीजिए आप यहाँ पे, और ये लिया PTCl6 लेट्स सपोज, ये कोई एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट आपने लिख दिया है, बट हमेशा जो पहले लिखा रहता है वो कैटायनिक पार्ट होता है और बाद में जो एनायनिक पार्ट होता है, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप स्टेट निकाल लीजिए, अमीन पे 0 होता है, Cl पे -1 है, 6 पे -6 है, तो ओवरऑल बैलेंस करने के लिए +6 चाहिए, ठीक है। अब +6 चाहिए, दोनों PD को आप +3 नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है। एक तो वो उनकी स्टेट भी पॉसिबल नहीं है, दूसरी बात ये है कि आप देखिए यहाँ पे PD का कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ रहा है 4, और यहाँ PD का कोऑर्डिनेट नंबर कितना आ रहा है 6। इसका मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि PD कोऑर्डिनेट नंबर 4 एक ही स्टेट में दर्शाते हैं +2 में, और 6 दर्शाते हैं +4 में। इसका मतलब जो आपको +6 बैलेंस करना है ना बच्चों, वो यहां पर आपको इस तरह से करना है कि इसको तो आपको देना पड़ेगा +2 और इसको देना पड़ेगा आपको +4, दोनों को इक्वली +3 में डिवाइड यहाँ नहीं कर देना। कोऑर्डिनेशन नंबर देख के इनके ऑक्सीडेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर देख करके इनके ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करनी है आपको यहाँ पर। ऐसा इनमें ही है, बिल्कुल तो ऐसा इनमें ही है, इनको याद कर, ये स्पेशल केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आप नेमिंग इसके आराम से कर सकते हैं। ये अमाइन है तो टेट्रा अमाइन, पैलेडियम आएगा या प्लेडिनेट, ये पैलेडिनेट आएगा, ये आपको देखना है। तो ये कैटायनिक पार्ट है तो इसके अंदर पैलेडियम आएगा, तो टेट्रा अमाइन पैलेडियम सेकंड, ब्रैकेट में है ना, पैलेडियम सेकंड, उसके बाद में हेक्सा क्लोराइडो या क्लोरो प्लेटिनेट 4th, ठीक है। ये इसकी नेमिंग होगी। इसमें कुछ एग्जांपल जो हम पहले डील कर रहे थे वो ये वाला था, अब इसको हम इसी के थ्रू हमने वो समझा था पहले, इसको हम देखते हैं। ये रामी 0 है, Cl -1 है, -6 हो गया, +6 बैलेंस करने के लिए चाहिए। कॉबल्ट है दोनों साइड बच्चों, +3 आप डिवाइड कर सकते हैं, +3 का कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो 3 होता है। कॉबल्ट +3 स्टेट शो भी करता है अच्छे से। तो ये इसकी हमने स्टेट भी डिसाइड कर ली है, अब नेमिंग करनी है। दिस इज अ कैटायनिक पार्ट, क्योंकि +3 एंड 0 ओवरऑल +3 आ रहा है इस पर, और ये +3 एंड -6 ओवरऑल -3 आ रहा है, ठीक है। ये एनायनिक पार्ट है, तो इसकी नेमिंग करते हैं अब। हेक्सा अमाइन कॉबल्ट 3rd, अब ये नेमिंग हो चुकी। इसका आ जाए हेक्सा क्लोरो या क्लोराइडो, जो भी आप लें, क्लोराइडो या क्लोरो, ठीक है। कोबाल्टेट, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है, कोबाल्टेट 3rd, ये इसकी नेमिंग हुई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा नेमिंग कैसे करनी है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कॉपर H2O4 सल्फेट, ठीक है। इस पे लिगेंड पे 0 चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, सल्फेट पे -2 होता है, तो बैलेंस करने के लिए +2 आने वाला है, ठीक है। दिस इज एनायनिक कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज एनायनिक पार्ट। अब इजी है, टेट्रा एक्वा, 4 लिगेंड है, वाटर वाला टेट्रा एक्वा, कॉपर सेकंड एंड सल्फेट, टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट, ये इसकी नेमिंग वाला पार्ट होगा बच्चों। तो आई होप पूरा पार्ट आपको नेमिंग वाला क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं जो सर आपको क्लियर करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, है ना। इसमें जैसे ये पर्शियन ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, ये थोड़ा टेस्ट आएंगे आगे फेरस और फेरिक के, तो उस समय ये नीले कलर के कंपाउंड्स बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो बात की बात है। अभी नाम लिखना सीखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसे कंपाउंड दे रखा हो, ये Fe4 है ना, FeCN6 होल थ्राइस, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को आ जाता है एकदम से कि पोटेशियम के केस में तो क्या होता है, सिंपल है, पोटेशियम फिर हेक्सासाइनाइड और अपन फटाफट लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बाहर है आयरन, बिल्कुल, और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो 2 हो सकते हैं, +2 +3। जैसे पोटेशियम के केस में तो हम सर्टन होते हैं कि भाई इट इज +1 ओनली, तो वहां पर अपने को ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि वो पोटेशियम कौन सा वाला है, पोटेशियम प्लस ही है, पक्की बात है। इसलिए नाम पोटेशियम लिखते हैं और आगे किसी प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा, और इसीलिए इसको ऐसे करते हैं, देखो ये 3 इसके ऊपर भेजेंगे और 4 इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भेजेंगे, क्रिस क्रॉस। इससे क्रिस क्रॉस करने से पता चलेगा कि बाहर वाला जो आयरन है वो फेरिक है, +3 वाला है, बिल्कुल। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स पे x मेथड लगा लें, x - 6 = -4, यहां से x की वैल्यू आएगी +2, तो ये पता चल गया कि अंदर है ना, अंदर जो है वो फेरस है, बाहर फेरिक है, इसलिए इसका नाम है फेरी फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम, ऑल्सो नोन एज द पर्शियन ब्लू। इसको कॉमनली ऐसे बोलते हैं, फेरी फेरो, ये तो कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नाम है, बिल्कुल। ये पर्शियन ब्लू भी इसका कॉमन नाम है, ठीक है। IUPAC नाम अपन लिखने जा रहे हैं, इस तरह से 3 नाम अपने को ध्यान रखने हैं। तो फेरी फेरो, अब इसमें देखो नाम ऐसे आएगा कि बाहर आएगा आयरन और यहाँ 3rd। अब यहाँ आते ही बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये 3rd क्यों लिखा, अरे भाई आयरन के अंदर 2 भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ 2 और 3 में से कौन सा होगा ये अपने को मेंशन करना जरूरी है,
और ऐसा काम अपन पोटेशियम के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पोटेशियम इज ऑलवेज +1। बिल्कुल, तो सीधा अपन पोटेशियम लिखते हैं और आगे अपने को रोमन में कुछ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आयरन लिखा, अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखे, हेक्सा, है ना, साइनाइडो, और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, नजर आ ही रहा है, तो इसका नाम होगा फेरेट, फेरेट और सेकंड, ऐसे इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम आएगा। सिमिलरली टर्नबुल ब्लू में अगर अपन ऐसा ही काम करें तो ये 2 को हमने इस आयरन के ऊपर भेजा और 3 को इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भेजा, क्रिस क्रॉस को अपन ने रिवर्स किया, तो मालूम पड़ गया कि बाहर है फेरस, बिल्कुल, और अंदर फेरिक है। कैसे मालूम पड़ेगा? एक्स मेथड से, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी +3, तो बाहर है फेरस, अंदर है फेरिक, हाँ फेरी, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? फेरोफेरी, फेरोफेरी, फेरोफेरी साइनाइड, बिल्कुल, फेरोफेरी साइनाइड। ऐसे अपने बचपन के नाम नहीं रहते, वैसे नाम है, फेरोफेरी, फेरी फेरो, है ना, वैसे वाले नाम। तो ये इसलिए इनको कॉमन नाम कहते हैं। अपने जो घर के नाम होते हैं उनको कॉमन नाम कहते हैं, ठीक है ना, और अपने जो स्कूल के नाम होते हैं उनका यूपीएससी नाम कहते हैं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, चलिए। एनीवेज, टर्नबुल्स ब्लू, और ये अब नाम सिंपल है बच्चों, है ना, नाम इज लाइक सिंपल, लाइक अ फॉर्मेलिटी, लिख देते हैं आयरन 2 हेक्सा साइनाइडो, और इसमें फिर से फेरेट आएगा, बिल्कुल, फेरेट थर्ड, ऐसे। एक बार फिर से क्लियर ध्यान रखो, आयरन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना जरूरी रहेगा, इवन व्हेन यू आर राइटिंग इट एज ए सिंपल कैटाइन। बिल्कुल, एक सिंपल कैटाइन के रूप में आप इसको लिख रहे हैं, जैसे पोटेशियम को लिखते हैं, लेकिन यहां ये मेंशन करना जरूरी है। सिमिलरली ये निकल का निकल +2 का टेस्ट है, उसके दौरान ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, निकल DMG। इसका रोजी रेड पीपीटी आता है या चेरी रेड पीपीटी आता है? रोजी रेड पीपीटी काफी फेमस टेस्ट हाँ, है, बहुत फेमस, पूछा हुआ है कई बार। आगे अपन जब टेस्ट की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट कि भाई किस तरह से ये टेस्ट होता है। अभी नाम लिखना सीखते हैं। इसमें फिर से बिस आएगा, और ये डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG-1 है ये। तो ये डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेटो, ये लिगेंड का नाम हो गया, बिल्कुल, 2 हैं, और फिर निकल, निकल 2, इस तरह से। बिल्कुल, इसमें अगर निकल का एक्स लेके DMG को सॉल्व करेंगे तो 2 आ ही रहा है, बिल्कुल, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल, इसलिए निकल ही लिखना है, न्यूट्रल, निकलेट नहीं किया उसको, बिल्कुल। अच्छा, सिमिलरली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये पी ब्लॉक के अंदर अपन ने डील किया था, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट के टेस्ट, इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। और ये वाला जो NO है, कई बार ऐसे लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रखें ये पॉजिटिव हो सकता है। वहां डिस्कशन के दौरान जो है हमने डिस्कस किया था कि जब भी NO न्यूट्रल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो उसको अंदर जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आयरन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, NO+ बनेगा, एक नॉर्मल लिगेंड हो जाएगा, देन ओनली इट कैन गो इनसाइड। तो जब भी आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स में NO दिखे तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब इट्स इजी, इसमें एक्स मेथड देखें, एक्स और वाटर के लिए 0 और ये +1, सल्फेट का -2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यू आएगी +1। हाँ, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है ना। आयरन यहाँ +1 स्टेट में होता है। अब नाम लिखते हैं, ये एक्वा है, ये नाइट्रोसोनियम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पेंटा एक्वा, बिल्कुल, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, और फिर उसके बाद कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होने के कारण आयरन फर्स्ट, बिल्कुल, एंड देन सल्फेट, सल्फेट, ये बात है। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम है। सिमिलरली ये सोडियम नाइट्रोब्रूसाइड एक एग्जांपल और है जो सल्फाइड आयन के टेस्ट में आएगा। ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड है, ये वॉयलेट कलर आएगा, है ना। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। फिर से आयरन के साथ जब भी NO देखें, इसको पॉजिटिव अपनी तरफ से ले लें। एक्स मेथड से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट +2, तो ये फेरस है। और नाम इस तरह से लिखेंगे, सोडियम। अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सोडियम का हमेशा फिक्स है, जिसका फिक्स है उसका लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है। अच्छा, अब अपन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं। पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे, फिर मेटल की नेमिंग करेंगे। ध्यान रखें, इस बार एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट लिखना पड़ेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, और ये फेरेट, सेकंड, फेरेट सेकंड।
ये टोटल मिला के बात करें तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का IUPAC नाम है। इसी तरह से ये क्रायोलाइट, इट्स एन एग्जांपल दैट विल बी कवर्ड इन मेटलर्जी। तो इसका एक्स मेथड से अगर अपन देखेंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा और यहां नाम पड़ेगा सोडियम हेक्साफ्लोरिडो या फ्लोरो और फिर एल्यूमिनेट थर्ड ऐसे आएगा। आई होप अब तो आप खुद भी आराम से कर पा रहे होंगे। अब यहां पे गलती जो बच्चे करते हैं, लिखते हैं हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, गलत है, ध्यान रखें, है ना। यहां पे मेटल नहीं है बाहर, ध्यान से देखें, न तो पोटेशियम है ना आयरन है, मेटल नहीं है ना, मेटल नहीं है इसका मतलब ये एक एसिड है। हाइड्रोजन एक कैटाइन के रूप में अगर आ गया है तो इट इज लाइक H+, इट कंटेन्स H+। पानी के अंदर H+ देने की क्षमता रखने वाले को एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन फिल्मी डायलॉग के हिसाब से भी देखेंगे, पानी में जो H+ दे सकते हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? एसिड। और इस तरह से इसका नाम लिखेंगे और वो है हेक्साक्लोरिडो +4 स्टेट में है या क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। प्लेटिनिक एसिड हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, प्लेटिनिक फोर्थ एसिड, ब्रैकेट में फोर्थ भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ प्लेटिनिक के लिए यहाँ जरूर लिखें, यहाँ प्लेटिनिक एसिड 4 एसिड है वो, तो प्लेटिनिक एसिड है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द नेम। तो ये एक एसिड है, नॉट अ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। आप ध्यान से देखो सारे कॉम्प्लेक्सेस को, वो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल सॉल्ट्स। वो देखो ऊपर सॉल्ट है, वो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ कोई एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से नहीं बना है, हाइड्रोजन H+ के रूप में मौजूद है और इसका मतलब ये एक एसिड है। ये वही कंपाउंड है बच्चों जो आपको याद होगा एक्वा रीजियन में बनाया था पी ब्लॉक के अंदर, जब गोल्ड और प्लेटिनम वाले एसिड्स को, मतलब मेटल्स को, नोबल मेटल्स को हमने एक्वा रीजियन में घोला था। एब्सोल्युटली। तो ये कंपाउंड बना था, वहाँ पे HAuCl4 भी बना था, HAuCl4। इसकी भी नेमिंग आप कर सकते हो, इसको भी आप कह सकते हो, ये भी आप नेमिंग आप आराम से कर सकते हो यहाँ पर। टेट्राक्लोरिडो ऑरिक एसिड, तो इस तरह से टेट्राक्लोरिडो ऑरिक 3 एसिड बनेगा। तो इसका भी IUPAC नाम इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के बात करें तो IUPAC का डिस्कशन जो है अपना कंप्लीट हो जाता है। इन जनरल अगर बात करें तो एक ये ब्रिजिंग वाले केसेस भी आते हैं, लेकिन इनको ये NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन कहीं पे इनको इनका क्वेश्चन अगर मान लो पूछें तो बस एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा है जो ध्यान रखनी है, और वो है ब्रिजिंग लिगेंड्स के नाम के आगे म्यू लगता है ना। ये वाला अल्फाबेट है ना, दिस ग्रीक अल्फाबेट म्यू, इनके नाम के आगे लगेगा। अब नाम लिखने के 2 तरीके हैं कि आप वही कैटाइन का नाम पहले, एनाइन का नाम बाद में, बिल्कुल, ठीक है। तो जब नेमिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप लगातार नाम लिखते चलें, इनका नाम बीच में आए, म्यू म्यू लगा के नाम लिख दें, उसके बाद में नाम कंप्लीट कर दें इन जनरल। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि इन ब्रिजिंग लिगेंड्स को सबसे आगे लिख दें, बिल्कुल पहले लिख दें इस तरह से, और सबसे आगे लिखने के बाद में नाम कंप्लीट कर दें। तो इस तरह से देखो, पहला जो इस कंपाउंड का अगर नाम देखें तो म्यू डाइहाइड्रोक्सो, ये 2 हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि 4 अमीन मिला के ऑक्टा अमीन लिखा है, डाइकोबाल्ट 3 क्लोराइड। बिल्कुल। अब ये ऑक्टा अमीन लिखने की जगह है ना, इसको अपन है ना यूं कर सकते हैं कि भाई जैसे ये 2 कंपाउंड्स हैं, इन दोनों को अपन पहले म्यू वाला जो केस है वो आगे आ जाए और उसके बाद में इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपन बिस मान के लिखते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे म्यू डाइहाइड्रोक्सो आगे आ गया, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड को आप आगे लिख दें हमेशा। उसके बाद ये ऑक्टा अमीन लिखने की जगह डाइक्लोरिडो लिखने की, डाइकोबाल्ट लिखने की जगह इनको इकट्ठा कर दें, एक बार ही नाम लिखें इस कंपाउंड की, और फिर एक बार नाम लिख के फिर बिस लगा दें। बिस लगा देंगे, 2 हैं क्योंकि ये नीचे वाला ज्यादा एक्सेप्टेड नेम है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ऑक्टा अमीन डाइकोबाल्ट आ रहा है। इसकी जगह एक बार ही नाम लिखें, दैट इज टेट्रा अमीन कोबाल्ट, है ना, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ये टेट्रा अमीन कोबाल्ट है, तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट और फिर बिस लिख दें, बिल्कुल, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये ज्यादा है ना क्लियर और ज्यादा अच्छा नाम है। सिमिलरली जैसे एक एग्जांपल और है, इसमें 2 हो गए लिगेंड्स, तो इनको भी ध्यान रखें, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे लिख दें। इसका नाम होगा म्यू अमीडो, इसका नाम होगा म्यू हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो। बिल्कुल, एक बार इनका नाम आ गया, उसके बाद फिर से दो तरीके हैं, या तो ऑक्टा अमीन लिखें या बिस करके लिखें। बिल्कुल, तो ये बेटर है कि बिस करके आप लिख सकते हैं। यहाँ ऑक्टा अमीन डाइकोबाल्ट 3 सल्फेट लिखा है, इसकी जगह यू कैन ऑल्सो गो फॉर बिस टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, बिल्कुल, और फिर सल्फेट लगा दें, जैसे ये दोनों लिखे हैं।
ऑप्शन में जो भी आए उसके हिसाब से डिसीजन लें, ठीक है। दिस इज ओवरऑल रिगार्डिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर।